Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM Series 21A PMS Distributors Exam Pass for Sure videos. हमने PMS Distributors एग्जाम के 12 चैप्टर्स की वीडियो बनाई है जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं और हम अब ये मॉक टेस्ट की वीडियो बना रहे हैं. सो हमने मॉक टेस्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं. आज मॉक टेस्ट 2 की बारी है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू, ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में आते रहते हैं, बट दिस शुड नॉट बी टेकन एज ग्रांटेड कि यही वाले क्वेश्चंस आएंगे. सो हमको पूरा करिकुलम पढ़ना पड़ेगा. तो दिस इज मैंडेटरी कि आप पूरा का पूरा 12 चैप्टर्स का करिकुलम पढ़ के जाएं. हमने पूरे करिकुलम की वीडियो डाली है, 1 to 12 चैप्टर्स की वीडियो मैंने डाली है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं और हम उसका जो लिंक है वो उस डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे. बट दिस इज एडवाइजेबल एंड दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि पहले आप 12 चैप्टर्स की वीडियो देखें, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट पे पहुंचें. तो मॉक टेस्ट 1 हमने ऑलरेडी डाल दिया है. आज हम मॉक टेस्ट 2 के बारे में बात करेंगे, तो कुछ और 50 क्वेश्चंस में और आपको बताऊंगा. तो ऐसे ऐसे हम 3-4 मॉक टेस्ट कवर करेंगे तो अपने पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको उनकी आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का मॉक टेस्ट 2. So let's start with question number 1. Which of the following is a step in the portfolio management process? Study current financial and economic conditions, develop a policy statement, construct the portfolio, all of the above. So देखिए, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि आपका पॉलिसी स्टेटमेंट को डेवलप करना, करंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को देखना इन्वेस्टर की, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करता है वो पोर्टफोलियो. सो द आंसर इज B, all of the above. So these are all the steps in the portfolio management process. So all of the above is the answer. Question number 2. Which of the following is the requirement for granting the certificate of registration under Portfolio Manager Regulations Act? So जब कोई भी PMS के लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है सेबी को, तो वो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए. The applicant has the necessary infrastructure like adequate office space, equipment, manpower to effectively discharge the activities of a portfolio manager. Applicant should be a body corporate and applicant has appointed a compliance officer or all of the above. देखो, सीधे सीधे हमने ये पढ़ा है बुक में कि सेबी इंश्योर करेगा बिफोर प्रोवाइडिंग और बिफोर गिविंग अ पोर्टफोलियो मैनेजर लाइसेंस टू एनीबडी कि उसके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑफिस स्पेस होनी चाहिए, इक्विपमेंट और मैन पावर होनी चाहिए. सेकेंड, एप्लीकेंट एक बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, विच बॉडी कॉर्पोरेट इसलिए क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और एक कंप्लायंस ऑफिसर भी एप्लीकेंट के पास होना चाहिए, उसने अपॉइंट किया हो उसको. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो सेबी देखता है बिफोर ग्रांटिंग अ PMS लाइसेंस. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन एंटिटीज कैन इन्वेस्ट इन PMS? बहुत सीधा सा इसका जवाब है. पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं. HUF, इंडिविजुअल, NRIs एज पर RBI गाइडलाइंस, ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी एंटिटीज PMS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. टिपिकल पुटेबिलिटी और पुट ऑप्शन फीचर ऑफ अ बॉन्ड. राइट, सो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली विच वन इज द राइट आंसर. ऑप्शंस देखते हैं. गिव्स द होल्डर द राइट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू सेल द बॉन्ड बैक टू द इशूअर. सेकेंड, गिव्स बॉन्ड होल्डर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू अनदर सिक्योरिटी, टिपिकली द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म इशूइंग कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. अलाउज द इशूइंग फर्म टू रिटायर द बॉन्ड्स बिफोर द मैच्योरिटी बाय पेइंग अ प्रिस्क्राइब्ड प्राइस. Allows the investor to redeem the bond. Right, so answer is A, gives the holder the right under certain circumstances to sell the bond back to the issuer. देखो, जब एक बॉन्ड एक पुट के साथ आता है, पोर्टेबिलिटी ऑप्शन के साथ आता है, तो जो बॉन्ड होल्डर है जिसमें बॉन्ड ने पैसा लगाया हुआ है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बॉन्ड होल्डर को ये राइट रहता है कि अंडर कुछ सर्कमस्टांसेस में वो अपने बॉन्ड को वापस बेच सकता है इशूअर को. तो जो इशूअर है वो उससे बॉन्ड ले लेगा और अपने पैसे सारे वापस दे देगा. तो जिस बॉन्ड के में ये पुट ऑप्शन होता है, पोर्टेबिलिटी फीचर होता है, दैट इज कॉल्ड अ पुट ऑप्शन बॉन्ड, पोर्टेबल बॉन्ड, जिसमें ये आपका जो होल्डर है वो सेल कर सकता है बॉन्ड को बैक टू द इशूअर. क्वेश्चन नंबर 5. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी पर्टिकुलरली नो रिस्क ऑफ डैश and hence are called risk-free or gilt-edged instruments. Options देखते हैं. Liquidity, tradability, negotiability या default.
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जनरली कौन सा रिस्क नहीं होता है? सो आंसर इज डिफ़ॉल्ट। देखिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ पे, अपनी डेट ऑब्लिगेशंस पे अपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करती है, सोवरियन गारंटी के साथ आता है, जिसको रिस्क फ्री रेट बोलते हैं। तो इसलिए आंसर इज़ डिफ़ॉल्ट कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैरी पर्टिकुलरली नो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है, क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, इसलिए इनको रिस्क फ्री रेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश रेशो कंपेयर्स द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स to the earnings it generates. PB ratio, price to sales ratio, price to cash flow ratio, price to earnings ratio. So जैसा कि हमने देखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन मेजर जो है, जो एनालिस्ट देखते हैं, वो प्राइस टू अर्निंग रेशो देखते हैं, राइट। सो प्राइस टू अर्निंग्स में हम क्या करते हैं, स्टॉक प्राइस को डिवाइड कर देते हैं EPS से। सो इसका ये मतलब है कि किस तरीके से जो स्टॉक प्राइस है, तो एक प्राइस क्या होना चाहिए एक स्टॉक का when it comes to earnings it generates, राइट। तो और ऐसे भी बोल सकते हैं PE रेशो, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में करनी पड़ेगी। तो जनरली वैल्यूएशंस के हिसाब से हम किसी भी स्टॉक का PE वैल्यू जब देखते हैं तो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, हम उसके लिए एनालिस्ट जो है वो ये पता लगाते हैं। सो PE रेशो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Dash was inserted in the Income Tax Act 1961 to provide a safe harbor to overseas funds availing fund management services from India-based managers. Right? So जब आप बुक पढ़ेंगे सेक्शन 9A इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 9A है, तो पहले ऑप्शंस देखते हैं, सेक्शन 11C, सेक्शन 42, सेक्शन 9A और सेक्शन 12D। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सेक्शन 9A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सीधा सीधा हमें ये बताता है, इट प्रोवाइड्स अ सेफ हार्बर टू ओवरसीज फंड्स व्हेन अवेलिंग फंड मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। सो ये अपने को याद कर लेना एक तरीके से। सो आंसर इज सेक्शन 9A। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक, जो रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक है, वैल्यू ऑफ अ स्टॉक इज एस्टिमेटेड बेस्ड अपॉन इट्स करंट प्राइस रिलेटिव टू वेरिएबल्स considered to be significant in valuation such as cash flow, book value, earnings, all of the above, right? So इस जो रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक है, राइट, सो वो हमारी चलती है, उसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं कंपनी की, जैसे कि हम कंपनी के कैश फ्लोज देखेंगे, कंपनी के बुक वैल्यू देखेंगे, कंपनी के अर्निंग्स देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग्स देखेंगे, EPS देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं अंडर रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक्स। तो होल आइडिया इज दिस कि इन रेशोज़ के बेसिस पे एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ उसका डिफरेंशिएशन किया जाए, तो दो को अगर कंपैरिजन किया जाए, और हम कंपैरिजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। सो अंडर रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक्स ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 9, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज डेटेड सिक्योरिटीज, T-bills, both of the above, certificate of deposit। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है अपने डेटेड सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेजरी बिल्स। तो बिल्कुल सीधा ये बुक में लिखा हुआ है कि इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज बोथ ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़, while the state government issues only bonds और dated securities। So जो स्टेट गवर्नमेंट है वो T-bills नहीं इशू करती है, T-bills सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो आपके बैंक्स इशू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डैश रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी that entitles its holders to participate in its profits and the right to vote on the company's affairs। तो इक्विटी शेयर्स, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें से जो रिप्रेजेंट करती है कि आप उतने प्रतिशत के उस कंपनी के मालिक हैं जितने प्रतिशत के आपने शेयर्स ले रखे हैं, आप कंपनी के हिस्सेदार हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपको राइट भी मिल जाता है वोटिंग का। सो आंसर इज इक्विटी शेयर्स। जब आप किसी भी कंपनी की इक्विटी होल्ड करते हैं, जितने प्रतिशत की इक्विटी आपके पास है, जितने परसेंटेज के आपके पास शेयर्स हैं, उतने प्रतिशत के आप उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं, और आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, एंड यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कंपनीज प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज एक्सपेंस कैन बी इंक्लूडेड अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? कुरियर चार्जेस, ऑडिट फीस, फीस फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विस, ब्रोकरेज चार्जेस। देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो चार्ज टू PMS हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपका
चार्जेस इन कनेक्शन विद डे टू डे ऑपरेशंस आ जाता है। सो डे टू डे ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका कुरियर एक्सपेंस हो गया, आपका स्टैंप ड्यूटी हो गया, डॉक्यूमेंट फ्रैंकिंग चार्जेस हो गए, नोटरी चार्जेस, सर्विस टैक्स, postal, telephone expenses, trading demat accounts, any profit and any out of the pocket expense incurred by the portfolio manager on behalf of the client। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें अंडर डे टू डे एक्टिविटी में आएंगी वो सब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट हो जाएंगी। सो इसीलिए कुरियर चार्जेस इज द राइट आंसर। ये कुरियर चार्जेस जो है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टिंग इन पीएमएस एज पर सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशंस? आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेविंग बैंक पासबुक और पासपोर्ट। तो आंसर इज वेरी वेरी इजी एंड करेक्ट आंसर इज पैन कार्ड, क्योंकि जो केवाईसी प्रोसेस होता है वो वेरिफिकेशन ऑफ पैन कार्ड उसमें मैंडेटरी है। पहले आपके पैन कार्ड की वेरिफिकेशन होती है, फिर केवाईसी आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को पूरा वेरीफाई किया जाता है, केवाईसी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद ही आप एक पीएमएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज पैन कार्ड बी। क्वेश्चन नंबर 13, which of these risks are not related to the risk factors that are to be revealed as part of the disclosure document given to the client? ऐसा कौन सा रिस्क फैक्टर है जो क्लाइंट को रिवील नहीं किया जाएगा? The risk arising due to the investment approach of PMS, the business risk of the group companies of the PMS, the risk arising due to non-diversification, market risk। तो हमने बुक्स में करिकुलम में सीधा सीधा पढ़ा है जो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आ जाएगा आपका जो भी रिस्क अराइज होगा, इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, एसेट एलोकेशन, फंड मैनेजर जो एसेट एलोकेशन यूज़ कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, जो भी रिस्क अराइज उसमें हो सकता है, फंड मैनेजर आपको उसके बारे में क्लियरली बताएगा। रिस्क अराइजिंग ड्यू टू नॉन डाइवर्सिफिकेशन, जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है या कम है उससे भी जो रिस्क अराइज हो सकते हैं वो भी बताएगा। स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये स्टेटमेंट भी आपकी आ जाएगी कि स्टेटमेंट मार्केट रिस्क है वहाँ पर, राइट। बट डिटेल्स ऑफ बिजनेस रिस्क ऑफ ग्रुप कंपनीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन इन द डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। तो एक पीएमएस की जो ग्रुप कंपनी है उसमें उसके जो रिस्क, बिजनेस रिस्क है, ये वाला पार्ट आपका डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में नहीं रहेगा। सो आंसर इज बी, द बिजनेस रिस्क ऑफ द ग्रुप कंपनीज ऑफ द पीएमएस। तो ये हमें ध्यान रखना है, याद कर लेना है, एक बहुत ही रिपीटेडली वाला क्वेश्चन आता रहता है। सो हमको ये डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट के क्या क्या पार्ट है ये हमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर करण इज एन इन्वेस्टर एंड ही हैज अ गुड अमाउंट ऑफ सरप्लस इज इन सेविंग बैंक अकाउंट। व्हाट कैन यू मेक आउट ऑफ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? It is the income of Mr. Karan, it is the future expense of Mr. Karan, it may be savings of Mr. Karan, it is an investment of Mr. Karan। देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बोली गई है कि वो एक इन्वेस्टर है और उनके पास एक अच्छा अमाउंट पड़ा हुआ है उनके सेविंग बैंक अकाउंट में, राइट, यानी कि सेविंग्स हैं। अब सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग्स हम कब करते हैं? जो हमारे इनकम माइनस एक्सपेंसेस वो हमारी सेविंग्स हो जाती हैं। सो आंसर इज इट मे बी सेविंग्स ऑफ मिस्टर करण, राइट। तो यहाँ पे इनकम भी नहीं मान सकते इसको क्योंकि वो सरप्लस पड़ा हुआ है, राइट। इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग्स हो जाती हैं आपकी, तो इनकम भी नहीं हुई। फ्यूचर एक्सपेंस ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में। इट मे बी सेविंग्स ऑफ मिस्टर करण, यस दिस इज राइट आंसर एंड इट इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर करण। फोर्थ जो है वो भी ऑप्शन यहाँ पे न्यूलिफाई हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं की गई है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज इट मे बी सेविंग्स ऑफ मिस्टर करण। क्वेश्चन नंबर 15 एंड वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ इज द नेटवर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैलकुलेटेड? नेटवर्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटीज, टेंजिबल एसेट्स माइनस टेंजिबल लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज या ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो देखो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि टेंजिबल इंटेंजिबल दिया है, वहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज दिया हुआ है, ये सब आपको अपने को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। द करेक्ट आंसर इज ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, सी इज द राइट आंसर। सो फॉर कैलकुलेटिंग नेटवर्थ आपके जितने भी एसेट्स हैं, वेदर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैलेंस इन द सेविंग्स अकाउंट, माइनस लायबिलिटीज़, जो भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, आपकी कार लोन, क्रेडिट लोन, होम लोन्स, इनका डिफरेंस इज योर नेटवर्थ, राइट। सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करनी है, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज़ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट दैट इज पेड एट रेगुलर इंटरवल्स टिल द मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड? प्रिंसिपल, कूपन, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड अमाउंट
रेगुलर इंटरवल्स पे जो मिलता है बॉन्ड की मेच्योरिटी तक, वो क्या होता है? सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इट इज़ कॉल्ड कूपन। कूपन वो रेट है जो हमें फिक्स्ड मिलता है, रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता है टिल द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, और ये कूपन रिमेन्स द सेम टिल द मेच्योरिटी। कूपन रेट चेंज नहीं होता है, ये फिक्स्ड हमें मिलता रहता है। तो करेक्ट आंसर इज कूपन। क्वेश्चन नंबर 17, हु अपॉइंट्स द कंप्लायंस ऑफिसर इन अ पीएमएस फर्म? द पोर्टफोलियो मैनेजर, सेबी, both SEBI and the portfolio manager in consultation. So as per the SEBI rules की मैं बात करूँ अगर, तो every portfolio manager should appoint a compliance officer. So answer is the portfolio manager. So जैसे कि clearly book में mention है, and as per the SEBI rules also portfolio manager appoint करेगा compliance officer को, और वो compliance officer shall immediately and independently report to SEBI and non-compliance observed. तो कोई भी अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो वो कंप्लायंस ऑफिसर सीधा सेबी को रिपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज वन ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉस्ट टू द इन्वेस्टर व्हाइल एंगेजिंग पीएमएस। स्टैट्यूटरी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस, ऑडिटर फीस, ब्रोकरेज चार्जेस या नोटरी फीस। सो देखो एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसकी देता हूँ। जो स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं मीन्स वो चार्ज जो इम्पोज किए जाते हैं स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा। सो जो जैसे नोटरी फीस हो गई जो आपकी गवर्नमेंट को जाती है या लोकल कोर्ट को जाती है या रजिस्ट्रार को जाती है, कोई भी आपको डीड डॉक्यूमेंट नोटराइज कराना है तो जो भी फीस जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल कोर्ट को जाती है। सो हेंस द आंसर इज द नोटरी चार्जेस विच इज द स्टैट्यूटरी कॉस्ट टू द इन्वेस्टर व्हाइल एंगेजिंग पीएमएस। तो इसमें हमको याद कर लेना है, ये कोई ऐसा हार्ड इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको एक याद कर लेना है कि स्टैट्यूटरी कॉस्ट जो आपकी गवर्नमेंट को जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाइल डूइंग द ड्यू डिलिजेंस फॉर सिलेक्टिंग अ पोर्टफोलियो मैनेजर एन इन्वेस्टर शुड बी केयरफुल एंड नॉट फॉल इन विच ऑफ दीज ट्रैप्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर इज कंटिन्यूअसली बीटिंग द बेंचमार्क then this is an adequate indicator of the investment strategy. The best indicator of portfolio manager future performance is the past performance, both of the above and none of the above, right? So अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि जो ड्यू डिलीजेंस हम करते हैं while selecting a portfolio manager, एक इन्वेस्टर शुड बी केयरफुल एंड नॉट फॉल इन विच ऑफ दीज ट्रैप्स। सो ये जो दो मैंने आपको लाइनें बताई हैं, इन लाइंस में आपको नहीं फॉल करना है, इन ट्रैप्स में आपको नहीं फॉल करना है। तो क्या ये दोनों लाइनें ठीक हैं? क्या ये इनमें से एक भी लाइन ठीक नहीं है? देखते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। ये दोनों लाइंस गलत हैं, इन दोनों लाइंस के में ट्रैप में आपको नहीं पड़ना है। फिर से समझते हैं, पहला क्या बोल रहा है? इफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर इज कॉन्टिन्यूअसली बीटिंग द बेंचमार्क देन दिस इज एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हो सकता है कि पहले कंटिन्यूअसली बेंचमार्क को बीट कर रहा है पोर्टफोलियो मैनेजर, हो सकता है आगे ना भी बीट कर पाए, तो रिस्क वहां पर है। बट दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया व्हाइल सिलेक्टिंग अ पीएमएस सर्विसेज, राइट? तो हमको पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है, बेंचमार्क बीट किए हैं, इस पर हमें बिल्कुल फोकस नहीं करना है। सेकेंड लाइन बोलती है द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर फ्यूचर परफॉर्मेंस इज द पास्ट परफॉर्मेंस, कि जैसी पास्ट में परफॉर्मेंस आई है वैसी आपकी फ्यूचर में आएगी। अगेन दिस इज नॉट गारंटेड ऑल्सो। सो एक इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, हाउ द इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर जनरेटेड, राइट? तो उसी बेसिस पे आपको एक डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे, इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे, एसेट एलोकेशन पे। ना कि आप देखेंगे कि बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, पास में जो परफॉर्मेंस नहीं है उसी के बेसिस पे फ्यूचर परफॉर्मेंस आपको प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। सो ये हमें ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। Question number 20. Which among these is not a valid classification of a portfolio manager service provider? Commodity PMS, Forex PMS, Equity PMS और Fixed Income PMS. So correct answer is Forex PMS. ऐसा कोई चीज़ नहीं होती Forex PMS के तरह। Forex PMS नहीं होते हैं। जो 5 PMS होते हैं मैं आपको बताता हूँ कौन से होते हैं। Equity based PMS, Fixed Income based PMS, Commodity based PMS, Mutual Fund PMS and Multi Asset based PMS. Question number 21. Miss Seema is an eligible fund manager and she has a disagreement with an overseas fund regarding parking of investable funds. According to the overseas fund, they are not allowed to park their funds in scheduled Indian commercial banks. Can you guide them? Options देखते हैं। The overseas fund is allowed to park their funds in Indian scheduled commercial banks with a permission from SEBI. The overseas fund is not allowed to park their funds in Indian scheduled commercial banks.
the overseas fund is allowed to park their funds in commercial banks. However, they would be deemed to have a business connection with India, or the overseas fund is allowed to park their funds in Indian scheduled commercial banks if they do not want to invest in Indian markets. So the correct answer is the overseas fund is allowed to park their funds in Indian commercial banks if they do not want to invest in Indian markets, right? So बिल्कुल explanation इसकी simple है. As per the SEBI portfolio manager regulations, obligation and responsibilities of eligible fund managers, ये हमको पढ़नी पड़ेगी. एक जो एलिजिबल फंड मैनेजर है shall be required to keep the eligible investment funds in scheduled commercial banks. सो ये एक मैंडेटरी है जो आपको रखना ही रखना पड़ेगा, provided the requirement of compliance with its sub regulation would not arise in case of eligible investment fund does not intend to invest in Indian securities, right? So अगर if they do not want to invest in Indian markets, तो overseas fund is allowed to park their funds in Indian commercial banks. तो ये हमें याद कर लेना है एक तरीके से. ये under the obligation and responsibilities of eligible fund managers का पार्ट है. तो इसमें अपने को ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जैसे आप पढ़ेंगे वैसे ही आपको याद होगा. सो ये वाला चैप्टर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एलिजिबल फंड मैनेजर्स. क्वेश्चन नंबर 22, एज पर चैप्टर 5 ऑफ सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस 2008, the period of which a portfolio manager would be prohibited from taking any new assignment in case of default is minimum 2 years, 5 years, 7.5 or unspecified. So देखो as per the chapter 5 of SEBI regulations action in case of a default, अगर कोई default करता है तो पोर्टफोलियो मैनेजर को है एक न्यू असाइनमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कब लेना है ये स्पेसिफाइड नहीं है. द पीरियड ऑफ सस्पेंशन विल बी मेंशन्ड इन द सेबी ऑर्डर, राइट? सो दिस इज अनस्पेसिफाइड. तो सेबी जब भी बताएगा, मेंशन करेगा, जब कितना वो प्रोविजन है वो सेबी बताएगा, बट दैट इज अनस्पेसिफाइड. क्वेश्चन नंबर 23, ऑन व्हाट डज द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो डिपेंड अपॉन? ए इसका it depends upon the covariance of return of each pair of securities in the portfolio. B, it depends upon the proportion of investment in each constituent security. Only A, only B, both A and B and neither A and B. तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है यहाँ पर, जो रिस्क एंड रिटर्न है एक पोर्टफोलियो पे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? It depends on the covariance of return of each pair of securities in the portfolio, right? So वो उसके covariance पे डिपेंड करता है. कोवेरियंस क्या होता है? इज द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ हाउ वन इन्वेस्टमेंट मूव्स इन रिलेशन टू अनदर, राइट? सो हम जब ये बात करते हैं कोरिलेशन की, राइट, तो इट इज़ द कोरिलेशन कि दो सिक्योरिटीज़ के बीच कोरिलेशन क्या है. वेदर द पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स वो पॉजिटिवली मूव कर रही हैं, दोनों एक ही तरह से मूव कर रही हैं. नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स वो नेगेटिवली कोरिलेट, यानी कि एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रही है. बी स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटी. मतलब प्रोपोर्शन क्या है इन्वेस्टमेंट का किसी भी सिक्योरिटी में. तो अब रिस्क एंड रिटर्न पोर्टफोलियो का देखने के लिए हमें दोनों का देखना बहुत ज़रूरी है, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट का हमको देखना बहुत ज़रूरी है. तो करेक्ट आंसर इज both A and B. Question number 24. What type of action can be taken by SEBI in case of default by a portfolio manager? तो ये एक default का question फिर आ गया अपने पास. First, it can prohibit the portfolio manager for launching a new scheme. वो launch से मना कर देगा new scheme करने से. B, it can issue a warning to the portfolio manager. Warning दे सकते हैं. It can suspend the certificate registration of the portfolio manager. तो which statement is true यहाँ पे दिखानी है हमको, यहाँ पर हमें बतानी है. तो both A and B, both B and C, both A and C या D, A, B and C. So correct answer is all A, B and C. SEBI तीनों चीज़ें कर सकता है. It can prohibit also fund manager from launching a new scheme launch करने से मना कर सकता है. SEBI वार्निंग भी दे सकता है पोर्टफोलियो मैनेजर को, और पोर्टफोलियो मैनेजर का सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन का उसको भी सस्पेंड कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 25. A client has suffered a loss which is greater than the value of the assets with a PMS. How is the client protected in such a case? So एक क्लाइंट को लॉस हो गया है greater than the value of the assets with a PMS. अब किस तरीके से क्लाइंट प्रोटेक्ट है यहाँ इस केस में? तो ऑप्शंस देखते हैं. इन केस ऑफ ए नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर, the client will be completely protected. B, if the agreement contains a limited liability clause, then the client is protected in case of discretionary portfolio manager. C option is both of the above are true.
and D, none of the above is true. The correct answer is, if the agreement contains a limited liability clause, then the client is protected in case of discretionary portfolio manager, right? So सीधा सीधा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, द एग्रीमेंट बिटवीन द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड द क्लाइंट इंक्लूड्स वेरियस क्लोजेस. जब एक एग्रीमेंट बनता है क्लाइंट और पोर्टफोलियो मैनेजर के बीच, सो उसमें कुछ क्लोज लिखे जाते हैं. और इन अ डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर, एक कंडीशन जो है, लायबिलिटी ऑफ ए क्लाइंट शैल नॉट एक्सीड हिज इन्वेस्टमेंट विद द पोर्टफोलियो मैनेजर. तो डिस्क्रिशनरी में आपका ये क्लोज होता है कि जो क्लाइंट की जो लायबिलिटी है वो इंक्लूड एक्सीड नहीं करेगी उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है विद द पोर्टफोलियो मैनेजर, राइट? सो आंसर इज बी, इफ द एग्रीमेंट कंटेन्स अ लिमिटेड लायबिलिटी क्लोज, then the client is protected in case of discretionary portfolio manager. 26th, when will the portfolio manager appoint a custodian? When it is offering fund management services to the foreign portfolio investor, when it is offering advisory services to domestic investor, or when it is offering advisory services to foreign portfolio investor. So correct answer is when it is offering fund management services to foreign portfolio investor. So जब एक पोर्टफोलियो मैनेजर को सिर्फ एडवाइजरी सर्विस देनी होती है तो उसको एक कस्टोडियन अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? सो व्हेन इट इज़ प्रोवाइडिंग फंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू डोमेस्टिक और फॉरेन क्लाइंट्स, तो उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा एक कस्टोडियन को. इसीलिए आंसर इज व्हेन इट इज़ ऑफरिंग फंड मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट? तो जहाँ पे एडवाइजरी होगी वहाँ पे कस्टोडियन का अपॉइंट करना जरूरी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 27, द एसेट एलोकेशन डिसीजन एक्सप्लेन्स अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन सिंगल फंड रिटर्न्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव. एसेट एलोकेशन डिसीजन हमें एक्सप्लेन करता है सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज एंड अ लार्जर परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन सिंगल फंड रिटर्न्स. सो एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है. एज पर द फाइंडिंग्स बाय इबॉट्सन, रॉजर एंड द पॉल डी कैल्पेन सजेस्टिंग द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है आपकी रिटर्न वेरिएबिलिटी में, राइट? सो अक्रॉस ऑल द पोर्टफोलियोज हम एसेट एलोकेशन का डिसीजन एक्सप्लेन करता है कि एक एवरेज 40% ऑफ द वेरिएशन इन द फंड्स रिटर्न, एंड फॉर अ सिंगल फंड asset allocation explains 90% of the fund variation in the returns over time. तो एक जनरल रूल है, ये आपको याद कर लेना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. सो आंसर इज बोथ ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ इक्विटी कैन बी ऑफर्ड टू इन्वेस्टर इन द एक्यूमुलेशन फेज? जो एक्यूमुलेशन फेज है उसमें हमें कौन से टाइप का सिक्योरिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? जीरो बीटा इक्विटी, लो बीटा इक्विटी, हाई बीटा इक्विटी और इक्विटी विद बीटा 1. सो करेक्ट आंसर इज हाई बीटा इक्विटी, राइट? सो द एक्यूमुलेशन फेज जब हमें ज़्यादा हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है, हाई रिटर्न्स हम कमाने की कोशिश करते हैं, तो हम हाई बीटा स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं. हाई बीटा स्टॉक्स वो होते हैं जो हमें मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और ज़्यादा रिटर्न हमको देके जाते हैं. तो हेंस हाई बीटा स्टॉक्स should be preferred when it comes to accumulation phase. Question number 29, what type of strategy is a company following if it is positioning itself as unique one in the industry, right? So black swan, differentiation, blue ocean or cost leadership. तो answer is differentiation, right? So जो माइकल पॉटर सजेस्ट 2 मेजर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज ऑफ कंपनीज. तो जब आप बुक पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है माइकल पॉटर की जो लीडरशिप स्ट्रेटजीज है, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन के 2 तरीके की मेजर स्ट्रेटजीज कंपनी डिप्लॉय कर सकती है. कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है, अंडर दिस स्ट्रेटजी फर्म कैसे काम करती है टू द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर. वो आपका जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है उसकी बहुत ही लो कॉस्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है और एक तरीके से वो लीडर बन जाती है इंडस्ट्री में. सो कॉस्ट एडवांटेज वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. इन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या होता है, अंडर दिस स्ट्रेटजी कंपनी कैसे काम करती है, फर्म पोजीशन इटसेल्फ एज ए यूनिक इन द इंडस्ट्री, राइट? सो यूनिक अपने कोई भी प्रोडक्ट है आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिफर करता है. और किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपका प्रोडक्ट डिफर करता है, कुछ अलग से है, कुछ एनहांसमेंट उसमें की गई है, सो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी. सो अपने आप को आपको जब यूनिक बताते हैं इंडस्ट्री में, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज नॉट लाइक ए ट्रेडिशनल बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड, राइट? सो एक convertible bond is the right answer. Convertible bond is not like a normal interest paying bond, right?
और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है वो कॉम्बिनेशन है एक प्लेन वनीला बॉन्ड प्लस एम्बेडेड इक्विटी कॉल ऑप्शन का, राइट। सो एक तरीके से ये एक बॉन्ड होल्डर को राइट देता है कि कभी भी आप अपने बॉन्ड को या स्पेसिफिक नंबर कंपनी के कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। सो इसीलिए कन्वर्टेबल बॉन्ड को ट्रेडिशनल बॉन्ड कहा जाना ठीक नहीं है। 31st, विच वैल्यूएशन मैट्रिक इज अप्रोप्रिएट टू वैल्यू अ फर्म बिलोंगिंग टू इंडस्ट्री विच थ्राइव्स ऑन हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन मॉडल, राइट। तो ऑप्शंस देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस टू सेल्स रेशो या प्राइस टू करंट एसेट रेशो। तो करेक्ट आंसर इज प्राइस टू सेल्स रेशो। प्राइस टू सेल्स रेशो कैसे कैलकुलेट करता है? बाय कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन और डिवाइड कर देते हैं कंपनी की टोटल सेल्स से, राइट। जिसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब एक कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है और कंपनी हाई वॉल्यूम में है और लो मार्जिन बिजनेस में है इंस्टेड ऑफ अर्निंग बेस्ड रेशोज, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स उसके प्राइस टू सेल्स को देख सकते हैं टू डिटरमाइन वेदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। Question number 32. In a discretionary PMS, a client cannot impose which of the following condition restriction? Right. The type of securities in which investment can be made, market timing by buying and selling the securities, the investment approach, the industry sector in which investment cannot be made. तो डिस्क्रिशनरी PMS में क्लाइंट कौन सी चीज़ इम्पोज नहीं कर सकता? करेक्ट आंसर इज मार्केट टाइमिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज, राइट। सो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर या आपका इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मैनेज करता है फंड्स को एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। दिस कुड बी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच और स्ट्रेटेजी विद द पोर्टफोलियो मैनेजर इज ऑफरिंग और कैन बी कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है ही इसमें लिखी हुई है, बट क्लाइंट जो है ये स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि मार्केट टाइमिंग कब है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, राइट। सो क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो है जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड विच नॉट टू इन्वेस्ट, ये सब चीज़ें क्लाइंट की इंक्लूड हो सकती हैं इंडियन डिस्क्रिशनरी PMS, राइट। कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी बता सकता है वो, आपको सेक्टर स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी इंक्लूड हम कर लेंगे, बट क्लाइंट कैन नॉट स्पेसिफाई, याद रखना, कि मार्केट टाइमिंग टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज। दैट डिसीजन इज विद द फंड मैनेजर। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिशनरी portfolio management services. Question number 33. Identify the true statements. Performance attribution analysis is the correct way to decide the amount of performance fees that can be charged by portfolio manager. Performance attribution analysis identifies whether a portfolio has outperformed the benchmark or it has not outperformed the benchmark in terms of risk return metrics. Both of the above and none of the above. Correct answer is portfolio attribution analysis identifies whether a portfolio has outperformed the benchmark or not outperformed the benchmark in terms of risk return metrics. So answer is B, कि किस तरीके से परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस हमें बताता है कि एक पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को या नहीं आउट परफॉर्म किया है, जब उसको हम कुछ रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स पे देखते हैं। Question number 34. An investor has deposited 50 lakh with a fund manager. Out of this, only 35 lakhs were invested and earned 3,40,000. How much return did the investor effectively earn? Right. तो इन्वेस्टर ने 50 लाख रुपए डाले थे, तो इसलिए कैलकुलेशन भी 50 लाख पे ही होगी। तो 3,40,000 डिवाइड बाय 50 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 6.8%। तो मेरे को इस पे 6.8% का गेन आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको 35 लैक्स पे नहीं करना है 3,40,000 को, राइट। सो टोटल जितना डिपॉजिट किया था 50 लैक्स पे ही हम रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे और 6.8% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35. Identify the incorrect statement with respect to currency risk. Currency risk can increase the realized return on a foreign investment. Currency risk can decrease the realized return on a foreign investment. Currency risk is covered by the returns generated on foreign investments. Currency risk arises due to unpredictability in exchange rates. Incorrect statement हमें बतानी है, तो incorrect statement is currency risk is covered by the returns generated on foreign investments. This is the incorrect statement, right? So currency risk cover नहीं करता है रिटर्न जनरेटेड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, राइट। सो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। रिटर्न्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैन नेवर बी कवर्ड बाय करेंसी रिस्क। क्वेश्चन नंबर 36. डैश इज नॉट कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ रीबैलेंसिंग कॉस्ट. स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज कॉस्ट,
STT Securities Transaction Tax और PMS Fees Payable. So answer is PMS Fees Payable. PMS Fees Payable जो है would be not considered as a part of rebalancing cost. So देखो rebalancing में दो तरीके की cost होते हैं, पहली transaction cost and tax cost, right? Transaction cost क्या है? Time and money cost like research, brokerage for buying and selling securities. और टैक्स आपकी कॉस्ट आ जाती है जो STT या स्टैम्प ड्यूटी लगती है. तो सीधा सीधा PMS फीस नहीं लगेगी एज पार्ट ऑफ रीबैलेंसिंग कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ दीज इनकम विल नॉट बी अर्न्ड बाय PMS क्लाइंट? इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज. So correct answer is capital gain from sale of a business, right? So PMS client कैसे earn कर सकता है? Income from dividend on sale and share of mutual funds, income from interest on fixed income, short term या long term capital gain on sale of securities, and business income from purchase and sale securities if gains are characterized as business income. So correct answer is capital gains from sale of business. Question number 38. An investor has a limited and low means of income. Which of these goals should be a low priority? Buying a house for his own residence, buying a health insurance, buying a multi-utility vehicle, providing for child higher education. तो अब low means of income है तो which goal should be on the lower priority? Low priority पे उसको कौन सा गोल रखना चाहिए? So correct answer is buying a multi-utility vehicle. Right? So goals क्या है? Particularly जो बाकी गोल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें जैसे ओन रेजिडेंस हाउस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए या चिल्ड्रन की हेल्थ एजुकेशन, हायर एजुकेशन. तो जब हम बाकी चीज़ों को देखते हैं तो इसको हमें गाड़ी को लेने को एक थोड़ा लो प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा. हेंस आंसर इज बाइंग ए मल्टी यूटिलिटी व्हीकल इज द करेक्ट आंसर. तो क्वेश्चन में सिर्फ क्लियरली यही पूछा हुआ है इसलिए हम इसमें यही आंसर चूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 39. क्लोज 12B ऑफ शेड्यूल 3 of a SEBI portfolio manager regulations relate to. It relates to speculative and risk trading, it relates to insider trading, it relates to institutional trading by foreign institutions, and it relates to proprietary trading. So correct answer is it relates to proprietary trading. जो code of conduct है हमें जो क्लोज 12 ये बताता है कि proprietary trading कैसे होती है या proprietary trading क्या होती है अंडर क्लोज 12 ऑफ शेड्यूल 3. तो ये हमको याद कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 40. There are several benefits of economies of scale for a mutual fund. Which of these is not a benefit of economies of scale for mutual fund? Providing all required information, negotiating better terms with brokers, cost of investment research, engaging professional managers. So इसमें से कौन सी चीज़ है जो economies of scale के benefit में नहीं fall करती? तो correct answer is providing all required information, right? सो म्यूचुअल फंड क्या है? पूलिंग ऑफ मनी है फ्रॉम लार्ज इन्वेस्टर्स, फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स, राइट? सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल के काम करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल के आपका फंड मैनेजर की फ़ीस दे देते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ीस चली जाती है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च की फ़ीस हो जाती है, जो प्रोफेशनल मैनेजर है फंड मैनेजर उसकी फ़ीस वहाँ पे सब शेयर करते हैं, राइट? और फंड मैनेजर एक तरीके से नेगोशिएट भी कर सकता है ब्रोकर से, तो वहाँ पर भी नेगोशिएशन हो सकती है. बट प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ not a benefit of economies of scale. So correct answer is providing all required information. Question number 41. A company's market beta is 1.25 and the risk-free rate is 6%. What is the estimated equity return as per the CAPM if the market risk premium of the country is 9%? Right. Simple बिल्कुल फॉर्मूला यहाँ पे लगाना, कंफ्यूज नहीं होना है. CAPM का फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगा देना है. As per the CAPM, the required rate of return is risk-free rate plus beta multiply by RM minus RF, yeah, which is called market risk premium. RM minus RF means return of the market minus risk free rate, right? तो सिंपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है required rate of return 6 है, प्लस कर देंगे उसमें which is beta और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्क फ्री जो आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम से which is 9. तो करेक्ट आंसर इज 17.25%. क्वेश्चन नंबर 42. What are the bonds known as which are issued by government agencies? तो गवर्नमेंट जो एजेंसीज जो बॉन्ड इशू करती है वो कौन से होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, एजेंसी बॉन्ड्स या पब्लिक सिक्योरिटीज बॉन्ड? सो आंसर इज पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स. तो दिस इज नो ब्रेनर. गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो हमारी पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं. For which categories of FPIs is Section 9A of Income Tax Act 1961 not applicable? Category 1 FPIs only, Category 2 FPIs only, both of the above or none of the above? Correct answer is Category 1 FPIs only. देखो कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो मेंशन की गई हैं अंडर Section 9A of Income Tax Act
कि जो FPI जो 1 है, कैटेगरी 1 FPIs पे वो एक तरीके से कैटेगरी नहीं एप्लीकेबल होगी उन पे, राइट। सो कुछ कैटेगरीज जो FPI की जो कैटेगरी 1 है उस पे जो आपका सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की कुछ चीज़ें मेंशन नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर इज कैटेगरी 1 FPIs ओनली। क्वेश्चन 44, व्हाट डज अपफ्रंट मीन अंडर द PMS रेगुलेशन? A portfolio manager will not charge any fees first and then calculate the total return generated on the fund. A portfolio manager will not deduct his fees before they distribute the benefits to the client. Portfolio manager will not charge any amount of performance fees as wished. A portfolio manager will not charge any fees at beginning before providing any service to the client. Correct answer is a portfolio manager will not charge any fees at beginning before providing any services to the client, right? सो इसकी एक्सप्लेनेशन है एज प्रोवाइडेड बाय द रेगुलेशन 22 ऑफ द PMS रेगुलेशंस एक्ट। वहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि नो अपफ्रंट फीस, एक फंड मैनेजर कोई भी अपफ्रंट फीस चार्ज नहीं कर सकता है ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द क्लाइंट्स। क्वेश्चन नंबर 45, डैश इज द टॉप मोस्ट एट्रीब्यूट व्हाइल चूजिंग अ कंपेरेबल बेंचमार्क इंडेक्स। तो जब हम कंपेरेबल बेंचमार्क बनाते हैं तो कौन सा एक एट्रीब्यूट है जो कि बहुत ही मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है? नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ब्लू चिप्स इन द इंडेक्स और मेजरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टमेंट अप्रोच, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो क्या है, राइट। सो जो भी आपका कंपेरेबल इंडेक्स जो मार्केट बेंचमार्क बनाते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 46, डैश कैन बी अ डे काउंट कन्वेंशन इन फिक्स्ड इनकम मार्केट्स फॉर द वर्ल्ड, right? So actual divided by actual, actual divided by 365, actual divided by 360 and all of the above. So correct answer is all of the above. Question number 47. Before SEBI issues the certificate of registration to a PMS, it has to ensure that the applicant has appointed compliance officer, be principal officer, at least 5% who are graduate from a university recognized by central or state government, and at least 2 years experience in securities market, right? So option A, all A and B and C are correct. Only A and B is correct. Only B and C is correct, and only A and C is correct. So correct answer is only A and B, right? The compliance officer or principal officer. So देखते हैं कि before issuing a certificate of registration, regulator क्या बोलता है, right? So regulator says at least one person who has a graduation from a university or an institution recognized. और जो यहाँ पे जो तीसरी लाइन लिखी हुई है वहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 5% who are graduate from a university recognized, right? इसीलिए ये थर्ड जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाती है और आंसर इज ओनली A and B, which is second option. Question number 48. Mr. Soham is a fund manager and he has invested the funds in 2 stocks, A and B, in a ratio of 6:4 respectively. The beta of stock A is 1.2 and the beta of stock B is 0.6. Calculate the portfolio beta. So portfolio beta यहाँ पे आप निकालना बहुत आसान है। स्टॉक का जो रेशो हम सबसे पहले निकाल लेंगे 6:4 है, यानी कि स्टॉक A is 60% which is 0.6 and stock B is 40% which is 0.4. तो स्टॉक ऑफ बीटा A है 1.2 और स्टॉक ऑफ बीटा है 0.6। बिल्कुल सिंपल है, 0.6% जो स्टॉक A की है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टॉक A के बीटा से और उसमें हम प्लस कर देंगे जो प्रोपोर्शन स्टॉक B का है मल्टीप्लाई बाय स्टॉक B का बीटा से, राइट। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6, सो आंसर इज 0.96%, यानी कि B is the right answer. Question number 49. Is it correct for the PMS to execute off-market transactions in the client accounts? So options देखते हैं. Yes, when it required providing margin for client's own positions. Yes, when it is dealing for unlisted securities. Yes, when it is for settlement of client's own trades. All of the above. So correct answer is all of the above, right? So एक PMS execute कर सकता है off-market transactions in the client account. Explanation देखते हैं. As per the SEBI do and don'ts of the portfolio manager, जो पोर्टफोलियो मैनेजर के जो डू एंड डोंट्स हैं उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर शैल नॉट एग्जीक्यूट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन इन क्लाइंट अकाउंट एक्सेप्ट। तो कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर ये कंडीशन है तो वो अगर ये कंडीशंस हैं तभी वो आपका एग्जीक्यूट कर सकता है ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। सो वो कंडीशंस कौन सी हैं? फॉर सेटलिंग ऑफ क्लाइंट्स ओन ट्रेड्स, बी for providing margin or collateral for clients' own positions, for dealing in unlisted securities in accordance with the regulations, and
D is with specific consent of clients for each transaction, and option E is there for any other reason specified by SEBI from time to time. So answer is D. Question number 50. Dash of a future contract is not decided on the day of entry into the contract. The maintenance margin, the discount rate, the quality of the asset to be exchanged, the quantity of the assets to be exchanged. तो कौन सी ऐसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात है जो डिसाइड नहीं की जाएगी ऑन द डेट ऑफ एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट? तो करेक्ट आंसर इज डिस्काउंट रेट. सो आंसर इज डिस्काउंट रेट. सो गाइज दैट इज इट फ्रॉम द वीडियो. होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए. ये क्वेश्चंस हमारे रिपीटेडली एग्जाम में आते रहते हैं. तो एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर बताई. बट अगेन मैं फिर यही बोलूँगा कि जब भी आप पीएमएस का एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको थोरली इसका सारा करिकुलम आपको पढ़ के जाना है. और उसके लिए मैंने जो 12 चैप्टर्स की वीडियो है वो भी बनाई है. तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि आप ये तो जो मॉक टेस्ट हैं देखें, बट जो हमारी पीएमएस की जो वीडियो हैं वो भी करिकुलम वाली वीडियोस भी देखना ना भूलें. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बाय.